हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में हम लोग एसएससी जीडी जीके जीएस सीरीज़ का प्रैक्टिस सेट नंबर 5 को सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए यह वीडियो हम लोग शुरू करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन हम लोग को पूछ रहा है कि विच मिनिस्ट्री इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर इम्प्लीमेंटिंग दिशा। विच मिनिस्ट्री इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर इम्प्लीमेंटिंग दिशा। दिशा को लागू करने के लिए कौन सा मंत्रालय जिम्मेदार है। दिशा, दिशा का फुल फॉर्म क्या हो गया? दिशा, दिशा का फुल फॉर्म क्या है? डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कोऑर्डिनेशन एंड मॉनिटरिंग कमेटी। डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कोऑर्डिनेशन एंड मॉनिटरिंग कमेटी। तो दिशा का फुल फॉर्म ये है, डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कोऑर्डिनेशन एंड मॉनिटरिंग कमेटी। दिशा का फुल फॉर्म ये है और पूछ रहा है कि दिशा को लागू करने के लिए कौन सा मंत्रालय जिम्मेदार है। तो कौन सा मंत्रालय जिम्मेदार है? मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट जिम्मेदार है, ग्रामीण विकास मंत्रालय जिम्मेदार है। और दिशा को कब लॉन्च किया गया था? दिशा को लॉन्च किया गया था जून 2016 में। जून 2016 में दिशा को मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट द्वारा जारी किया गया था, लागू किया गया था। और दिशा का फुल फॉर्म है डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कोऑर्डिनेशन एंड मॉनिटरिंग कमेटी। तो इस क्वेश्चन में पूछ रहा है कि विच लिंग्विस्टिक ग्रुप हैज़ द हाईएस्ट नंबर ऑफ स्पीकर्स इन इंडिया। भारत में किस भाषा परिवार के सबसे अधिक वक्ता है। यहाँ पर पूछ रहा है कि किस भाषा परिवार के सबसे अधिक वक्ता है। किस भाषा के सबसे अधिक वक्ता नहीं है, क्योंकि भाषा परिवार लिंग्विस्टिक ग्रुप और लैंग्वेज में फ़र्क होता है। जैसे यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर साइनो टिबेटन है, यहाँ पर साइनो टिबेटन है, ये एक आपका लिंग्विस्टिक ग्रुप है। इस लिंग्विस्टिक ग्रुप एक पर्टिकुलर रीजन ऑफ इंडिया में बोला जाता है। ये साइनो टिबेटन जो है ये किसी पर्टिकुलर रीजन ऑफ इंडिया में मेनली बोला जाता है। मतलब एक्चुअली ये बात है कि वहीं पर नहीं बोला जाता है, अलग अलग जगह भी बोला जाता है, लेकिन मेनली आपको यहाँ पर देखने को मतलब एक पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ एरिया में देखने को मिलता है। ये कोई भी पर्टिकुलर लिंग्विस्टिक ग्रुप, और इस लिंग्विस्टिक ग्रुप के अंदर आपको अलग अलग तरीके के भाषा देखने को मिलते हैं। जैसे अपना ये साइनो टिबेटन है, ये साइनो टिबेटन अपना ए नंबर है। साइनो टिबेटन ये आपको मेनली कहाँ देखने को मिलता है? ये आपको मेनली नॉर्थ ईस्टर्न में देखने को मिलता है। नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में आपको देखने को मिलता है क्या? साइनो टिबेटन। और इसके अंदर अगर कोई पूछ ले कि इसके अंदर कौन कौन सी भाषा आ गई, कौन कौन से लैंग्वेज आ गए, तो इसके अंदर सबसे पहला लैंग्वेज तो क्या आ गया आपका? मणिपुरी आ गया, मणिपुरी आ गया। और अगर एक और एग्जांपल अगर दे दूँ तो बोडो आ गया, वो और भी है, मतलब मणिपुरी और बोडो मेनली। ठीक है, तो आपको ये साइनो टिबेटन आपको नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में देखने को मिलता है। हम लोग का क्वेश्चन पूछ रहा है कि विच लिंग्विस्टिक ग्रुप हैज़ द हाईएस्ट नंबर ऑफ स्पीकर। इसके लिए इसका मैं आंसर बता देता हूँ, लेकिन इन चारों में से मतलब ये चारों लैंग्वेज लिंग्विस्टिक ग्रुप कहाँ कहाँ बोले जाते हैं ये भी मैं लिख देता हूँ एक बार। आपका ए नंबर का ये हो गया इंडो आर्यन। अगर बोल दे कि इंडो आर्यन सबसे ज़्यादा कहाँ बोला जाता है, इंडो आर्यन सबसे ज़्यादा कहाँ बोला जाता है, तो इंडो आर्यन सबसे ज़्यादा आपको नॉर्थ इंडिया में, नॉर्दर्न इंडिया में, ईस्टर्न इंडिया में और वेस्टर्न इंडिया में ज़्यादातर हम लोग को देखने को मिलता है। और इसके अंदर बहुत सारी भाषाएं आती हैं। क्या? हिंदी आ जाएगी, हिंदी आ जाएगी, बंगाली आ जाएगी, मराठी, गुजराती हो गया, और भी बहुत सारी लैंग्वेजेज जैसे सिंधी हो गई, पंजाबी, उड़िया, मतलब बेसिकली ये सब तरीके के भाषा आपको ये इंडो आर्यन लिंग्विस्टिक ग्रुप में देखने को मिलते हैं। और दो और बच रहा है, मैं लिखा ही देता हूँ। ऑस्ट्रिक बच रहा है और एक द्रविडियन बच रहा है। एक ऑस्ट्रिक और एक द्रविडियन। सी नंबर में क्या है? ऑस्ट्रिक है। तो ये जो सी नंबर का ये ऑस्ट्रिक जो है वो आपको मेनली देखने को कम मिलता है सेंट्रल और ईस्टर्न इंडिया के ट्राइबल्स कम्युनिटी के पीपल बोलते हैं। ये मेनली आपको सेंट्रल और ईस्टर्न इंडिया में देखने को मिलता है, यहाँ के मेनली ट्राइबल कम्युनिटी बोलते हैं। और ये लास्ट में क्या था? ये लास्ट में था द्रविडियन। ये लास्ट में क्या था? द्रविडियन था। इसको दूसरी कलर से, हाँ ये द्रविडियन हो गया। और द्रविडियन आपको मेनली सदर्न इंडिया में देखने को मिलता है, सदर्न इंडिया में देखने को मिलता है। इसके अगर कुछ एग्जांपल अगर मैं बता दूं तो इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा? इसका एग्जांपल हो जाएगा आपको तमिल हो गया, तेलुगु हो गया, तमिल हो गया, तेलुगु हो गया, मलयालम हो गया, और क्या हो गया? एक कन्नड़ा हो गया, एक कन्नड़ा हो गया। तो ये आपको कहाँ पर, ये किसका एग्जांपल हो गया? ये आपको हो गया द्रविडियन का। और अब इस क्वेश्चन का आंसर हम लोग देखेंगे कि विच लिंग्विस्टिक ग्रुप हैज़ द हाईएस्ट नंबर ऑफ स्पीकर्स इन इंडिया। तो किस भाषा परिवार के सबसे अधिक वक्ता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा अपना इंडो आर्यन, ऑप्शन नंबर बी, इंडो आर्यन इसका सही आंसर हो जाएगा। ये इंडो आर्यन जो है ये इंडिया के टोटल, ये किस कलर से है? ये हाँ, ये टोटल 78% पीपल ऑफ इंडिया
स्पीक्स दिस लिंग्विस्टिक ग्रुप ऑफ लैंग्वेज इंडो आर्यन। और इसमें अगर पूछे तो 43% इसमें सबसे ज़्यादा बोला जाता है हिंदी। 43% पीपल्स हिंदी बोलते हैं। तो इसका आंसर क्या हो गया? इसका आंसर हो गया इंडो आर्यन। इस क्वेश्चन में हम लोग को बहुत सारी इन्फॉर्मेशन देखने को मिली और ये सब इन्फॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है। तो चलिए हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन में बोला है कि रीड द फॉलोइंग असर्शन रीजन। असर्शन रीजन का क्वेश्चन है सीधा। Assertion: The new economic policy of 91 led to more efficient and competitive markets in India। ये NEP जो आया था 1991 में, ये कब आया था? 1991 में आया था। और इसके समय 3 मेन फैक्टर निकल के आए थे, 3 नए निकल कर आए थे। क्या था वो? 3 इंपॉर्टेंट नए टर्म्स निकल कर आए थे। वो क्या था? वो था एक लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और तीसरा क्या था? तीसरा था अपना ग्लोबलाइजेशन। लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन हम लोग को 91 के न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी में देखने को मिला था। और उस समय प्रधानमंत्री थे पीवी नरसिम्हा राव और फाइनेंस मिनिस्टर थे डॉक्टर मनमोहन सिंह। अब अपना रीज़न क्या कहता है? अपना रीज़न कहता है कि प्राइवेटाइजेशन रिड्यूस गवर्नमेंट कंट्रोल एंड इम्प्रूव प्रोडक्टिविटी इन पब्लिक एंटरप्राइजेस। तो हमको ये लग रहा है कि द न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी ऑफ 1991 लेड टू मोर एफिशिएंट एंड कॉम्पिटिटिव मार्केट्स इन इंडिया। यस, दिस इज करेक्ट। अपना असर्शन तो करेक्ट है। अगर हम लोग ये देखेंगे कि प्राइवेटाइजेशन रिड्यूस गवर्नमेंट कंट्रोल एंड इंप्रूव प्रोडक्टिविटी इन पब्लिक एंटरप्राइजेस, हाँ ये तो हम लोग देखें ना कि 91 में अगर जो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी आया उसमें लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन है। प्राइवेटाइजेशन का यहाँ पर बहुत बड़ा रोल है कि आप किसी प्राइवेट कंपनी को किसी पब्लिक स्पेस को चलाने के लिए अगर किसी प्राइवेट कंपनी को दे दिए तो वो अच्छे से काम करेगा। तो यहाँ पर ये रीज़न अपना ये एक्यूरेट है, अपना ये रीज़न और असर्शन एकदम वैलिड है और रीज़न असर्शन का एकदम सही बैठ रहा है। तो अपना ऑप्शन नंबर ए, बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो अपना असर्शन भी सही है और अपना रीज़न भी सही है और रीज़न असर्शन का एक्चुअल रीज़न है। तो इस क्वेश्चन में पूछ रहा है कि वाई इज़ द आयरन इंडस्ट्री कंसनट्रेटेड इन द छोटा नागपुर रीजन इंक्लूडिंग झारखंड, ओडिशा, वेस्ट बंगाल एंड पार्ट्स ऑफ छत्तीसगढ़। तो इस क्वेश्चन का सीधा पूछ रहा है कि मतलब ये है कि झारखंड, ओडिशा, पश्चिम बंगाल और छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्से सहित छोटा नागपुर क्षेत्र में लौह उद्योग क्यों केंद्रित है। तो क्यों केंद्रित है, इसका आंसर हम लोग को जानने के लिए उस एरिया का, छोटा नागपुर रीजन का हम लोग को समझना होगा कि वहाँ पर क्या क्या इंपॉर्टेंट है। वहाँ पर हम लोग को 2-3 फैक्टर देखने को मिलता है। सबसे पहले तो हम इसका ये पढ़ लेते हैं, ऑप्शन पढ़ लेते हैं। द रीजन हैज़ कोल्ड क्लाइमेट सुटेबल फॉर इंडस्ट्री, गलत। द रीजन हैज़ अ हाई मिनरल अवेलेबिलिटी अलॉन्ग विथ वाटर रिसोर्स एंड लेबर अवेलेबिलिटी, ये अपना ऑप्शन नंबर बी तो सही हो गया। आगे हम लोग देखेंगे, इसको हम लोग देखते हैं आगे चल के। द रीज़न इज़ क्लोज टू ये तो अपना सही हो गया, मतलब आगे बस पढ़ लेता हूँ। द रीज़न इज़ क्लोज टू इंटरनेशनल रिपोर्ट्स, गलत हो गया। द रीज़न इज़ मेनली एग्रीकल्चर, गलत हो गया। अपना ये बेसिकली अपना ये ऑप्शन नंबर बी सही हो गया। क्यों सही हो गया? क्योंकि यहाँ पर मिनरल अवेलेबिलिटी बहुत है। यहाँ पर छोटा नागपुर रीजन में यहाँ पर मिनरल अवेलेबिलिटी है, यहाँ पर वाटर रिसोर्स का एक बहुत बड़ा रिसोर्स है और यहाँ पर लेबर अवेलेबिलिटी है। तो हम लोग यहाँ पर मिनरल का बात है तो ये तो रिच इन मिनरल्स तो है। और किस तरीके के मिनरल्स यहाँ पर मिलते हैं? यहाँ पर आपको आयरन ओर मिल जाएगा, और आयरन एक मिनट, यहाँ रिच इन मिनरल्स, हाँ ये रिच इन मिनरल था। यहाँ पर आपको कौन कौन से मिनरल्स मिलते हैं? आयरन ओर मिल गया, कोल मिल गया, लाइमस्टोन मिल गया और एक इम्पॉर्टेंट क्या था? एक इम्पॉर्टेंट मैंगनीज मिल गया। तो ये सब बेसिकली आपको इम्पॉर्टेंट है। ये इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि वहाँ पर आयरन और स्टील इंडस्ट्री है और ये सब मिनरल्स आयरन और स्टील इंडस्ट्री को एक बहुत ही अच्छे तरीके से सपोर्ट करते हैं। तो मिनरल्स का फैक्टर तो ये पता चल गया कि मिनरल्स क्यों इंपॉर्टेंट है। वहाँ पर रिवर्स भी बहुत है रिसोर्स के लिए, वाटर रिसोर्स के लिए वहाँ पर रिवर्स बहुत सारे हैं। वहाँ पर रिवर्स कौन कौन से हैं? रिवर्स एक दामोदर हो गया और एक ब्रह्माणी हो गया और भी बहुत सारे रिवर्स है। तो मेनली ये सब रिवर्स है और वहाँ पर चीप लेबर है, वो डेंस पॉपुलेशन है तो वहाँ पर चीप लेबर और स्किल्ड लेबर देखने को मिलता है। इसलिए छोटा नागपुर रीजन आपको एक बहुत ही बड़ा हब देखने को मिलता है आपको आयरन इंडस्ट्री के लिए, जो रीजन आपका झारखंड, ओडिशा, वेस्ट बंगाल और पार्ट्स ऑफ छत्तीसगढ़ देखने को मिलता है। तो ये मिनरल्स और वाटर रिसोर्स और लेबर अवेलेबिलिटी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स इंट्रोड्यूस इंडियाज़ फर्स्ट AI एंकर अंकिता इन द रीजनल लैंग्वेज इन मई 2025?
निम्नलिखित में से किस राज्य ने मई 2025 में क्षेत्रीय भाषा में भारत की पहली एआई एंकर अंकिता को प्रस्तुत किया? किसने किया? आसाम ने किया। ये न्यूज़ भी आया था, ये न्यूज़ भी आया था, आसाम ने किया। व्हाट इज़ द एम ऑफ लॉन्चिंग दी वन नेशन वन राशन कार्ड स्कीम? तो वन नेशन वन राशन कार्ड स्कीम को लॉन्च करने का मेन उद्देश्य क्या था, मेन एम क्या है? यूनिफाइंग द वोटर लिस्ट अक्रॉस द स्टेट, गलत। प्रोवाइडिंग यूनिवर्सल एक्सेस टू सब्सिडाइज्ड फूड ग्रेन्स, सही। ऑप्शन नंबर बी सही हो गया, आगे पढ़ेंगे नहीं, एक बार पढ़ ही लेते। स्कूलों के लिए एक समान पाठ्यक्रम बनाना, गलत हो गया। प्रोवाइडिंग अ सिंगल टैक्स सिस्टम अक्रॉस द कंट्री, गलत हो। तो अपना ये इसका वन नेशन वन राशन कार्ड का मेन एम क्या था? प्रोवाइडिंग यूनिवर्सल एक्सेस टू सब्सिडाइज्ड फूड ग्रेन्स। द फेमस सांची स्तूपा इज एसोसिएटेड विथ विच एंशंट आर्किटेक्चरल ट्रेडिशन? प्रसिद्ध सांची स्तूपा किस प्राचीन स्थापत्य परंपरा से संबंधित है? तो हम लोग ये जानते हैं कि सांची स्तूपा बुद्धिस्ट स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर से वो है, एसोसिएटेड है। और इसको बनवाया किसने था? अशोका ने बनाया था। अशोका ने बनाया था। कब बनवाया था? 3rd सेंचुरी में, 3rd सेंचुरी BCE में बनाया था। और ये सांची स्तूपा कहाँ पर है? ये सांची स्तूपा अपना सांची मध्य प्रदेश में है, मध्य प्रदेश। सांची स्तूपा अपना सांची मध्य प्रदेश में है और बनवाया गया है अशोका द्वारा 3rd सेंचुरी में। और ये रिलेटेड है बुद्धिस्ट आर्किटेक्चरल ट्रेडिशन से। ट्रेडिशन बिल्कुल सही। तो इस क्वेश्चन में पूछ रहा है कि विच प्रोग्राम वॉज लॉन्च्ड इन 1975 टू एड्रेस रूरल पॉवर्टी इन इंडिया? तो भारत में ग्रामीण गरीबी से निपटने के लिए 1975 में कौन सा कार्यक्रम शुरू किया गया था? 1975 की बात हो रही है, इंदिरा गांधी जी का समय। 1975 में शुरू किया गया था द इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम, गलत हो गया। मिनिमम नीड्स प्रोग्राम, गलत है। 20 पॉइंट, हाँ ये सही है। ऑप्शन नंबर सी, 20 पॉइंट्स प्रोग्राम शुरू किया गया था 1975 में। क्यों किया गया था? एड्रेस रूरल पॉवर्टी इन इंडिया को कम करने के लिए, रूरल पॉवर्टी इन इंडिया को बेसिकली कम करने के लिए शुरू किया गया था 1975 में। कौन सा प्रोग्राम? 20 पॉइंट प्रोग्राम। विच प्लांट पार्ट कैरीज आउट द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस? अब इसका भी आंसर देना होगा। ऑप्शन नंबर डी, पत्ती इसका सही आंसर हो जाए। इन चेस व्हाट इज द टर्म फॉर अ मूव दैट अलाउज अ प्लेयर टू मूव देयर किंग एंड अ रुक? शतरंज में वो कौन सी चाल क्या कहलाती है जिसमें खिलाड़ी अपने राजा और हाथी को एक साथ चलता है? तो उस चाल को क्या कहलाता है? कास्लिंग कहलाती है। जब वो एक किंग मूव होता है, वो बेसिकली एक किंग मूव होता है। मान लीजिए किंग है और यहाँ पर रुक है, यहाँ पर बीच में बिशप होता है और यहाँ पर एक नाइट होता है, और इधर आपको क्वीन हो गई, यहाँ पर बिशप हो गया, यहाँ पर नाइट हो गया और यहाँ पर रुक हो गया। तो ये आपकी क्वीन हो गई, ये किंग हो गया, ये रुक हो गया, ये आपका रुक हो गया, यानी नाइट हो गया, ये आपका बिशप था, ये फिर से अब बिशप था, ये नाइट था और ये रुक था। दो तरीके की कास्लिंग होती है। एक किंग इस साइड आता है और रुक इस साइड आता है। जब इसको किंग साइड कास्लिंग बोला जाता है। यहाँ पर किंग आ जाएगा, एक ही मूव में होता है, लेकिन उस समय उसके पहले जब कास्लिंग होती है, सबसे पहले आपको क्या करना होता है कि आपको किंग जिस साइड कास्लिंग कर रहे हैं उस साइड आपको रुक नहीं हिलाना है। मतलब जब तक कास्लिंग नहीं हो रुक आपको नहीं हिलाना है। और अगर एक बार भी अगर गलती से स्टार्टिंग में ही अगर किंग हिल गया, किंग का आप पॉइंट किंग का चाल चल दिए, तो आपको कास्लिंग का राइट छिन जाता है। तो किंग यहाँ पर आ जाता है किंग साइड कास्लिंग में, और रुक यहाँ पर आ जाता है। किंग क्वीन साइड कास्लिंग में किंग यहाँ पर आ जाता है और रुक यहाँ पर आ जाता है। तो कास्लिंग इसको कहते हैं। तो इसको क्या, चेस में ये चारों ही टर्म चेस के ही रिलेटेड है। चेक, चेकमेट, कास्लिंग, पॉन, प्रमोशन, ये चारों ही चेस के टर्म्स हैं। तो ये इसका हाँ ऑप्शन नंबर सी मार्क किया हूँ। व्हाट इज़ डोपिंग इन स्पोर्ट्स? खेलों में डोपिंग क्या है? खेलों में डोपिंग है अपना द प्रोसेस द यूज़ ऑफ एडवांस टेक्निक टू एनहांस परफॉर्म, गलत है। द कंजम्पशन ऑफ न्यूट्रिशन सप्लीमेंट टू, गलत है। द यूज़ ऑफ बैंड सब्सटेंस और मेथड्स टू अनफेयरली एनहांस एथलेटिक प्रोग्राम, हाँ ये सही है। ये डोपिंग है खेल प्रदर्शन को अनुचित रूप से बढ़ाने के लिए प्रतिबंधित पदार्थों, ये इस पर ध्यान दीजिएगा आप लोग, ये प्रतिबंधित पदार्थों या तरीकों का उपयोग, मेनली ये इसको याद रखिए। द यूज़ ऑफ बैंड सब्सटेंस, डोपिंग ये कहलाता है। द यूज़ ऑफ बैंड सब्सटेंस डोपिंग है। जैसे कि आपको स्टेरॉइड्स यूज़ हो गया, आपको मान लीजिए बॉडी बिल्डिंग कॉम्पिटिशन है और स्टेरॉइड्स यूज़ हो गया मसल बूस्ट करने के लिए, तो ये सब गलत है और डोपिंग उसी को कहते हैं। तो इस क्वेश्चन में पूछ रहा है कि वेयर वाज जम्मू एंड कश्मीर फर्स्ट जेएनजी पोस्ट ऑफिस इनाग्रेटेड? जम्मू कश्मीर का पहला जेएनजी पोस्ट ऑफिस कहाँ उद्घाटित किया गया है? तो ये उद्घाटित किया गया है जम्मू कश्मीर में, क्या था, विजयपुर से शायद, हाँ ऑप्शन नंबर बी, एम्स विजयपुर कैंपस में किया गया है।
और इसका उद्घाटन कब हुआ है? इसका उद्घाटन हुआ है 18 दिसंबर 2025 को। 18 दिसंबर 2025 को एम्स विजयपुर कैंपस में अपना फर्स्ट एनजेएनजी पोस्ट ऑफिस इनॉग्रेट किया गया। दी ओरिजिन ऑफ गंगा रिवर इज़ फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग? तो गंगा रिवर का क्या बोलते हैं उद्गम किस ग्लेशियर से पूछ रहे हैं? यहाँ पर ग्लेशियर है, तो गंगा नदी का उद्गम गंगोत्री, हिमनद गंगोत्री ग्लेशियर से होता है, जो उत्तराखंड से होती है, उत्तराखंड। विच इक्वेशन करेक्टली रिप्रेजेंट द फॉर्मेशन ऑफ ओजोन इन द अपर एटमोसफियर? ये इक्वेशन पूछ रहा है कि कौन सा इक्वेशन अपर एटमॉस्फेयर में ओजोन का फॉर्मेशन करता है। यहाँ पर आंसर हमको सीधा सीधा दिख रहा है, क्योंकि ओजोन का केमिकल फार्मूला होता है O3 और O3 हमको बस यहीं पर देखने को मिल रहा है। O2 है यहाँ पर O है, यहाँ पर O है, तो आपको O3 तो बस ऑप्शन नंबर बी ही में देखने को मिल रहा है। तो सीधा सीधी बी अपना ऑप्शन नंबर बी O3 इसका सही आंसर हो जाएगा। O3 माने ओजोन, यहाँ पर लिखती है O3 माने ओजोन। इस क्वेश्चन में पूछ रहा है कि सुंदरबन अ लार्ज मैनग्रोव फॉरेस्ट इज शेयर्ड बिटवीन विच टू एशियन कंट्रीज? तो सुंदरबन डेल्टा आपके इंडिया और बांग्लादेश के बीच में। इन विच सेक्शन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर फंडामेंटल राइट्स आउटलाइन? भारतीय संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकारों का उल्लेख किया गया है? तो फंडामेंटल राइट्स किस पार्ट में है? फंडामेंटल राइट्स पार्ट 3 में है, आर्टिकल नंबर 12 से 35। तो इस क्वेश्चन में द डिवीजन ऑफ पावर्स बिटवीन यूनियन, सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट इन इंडिया इज अ की फीचर ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रक्चर। व्हाट टर्म डिस्क्राइब दिस सिस्टम? भारत में केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच शक्तियों का विभाजन इसकी संवैधानिक संरचना की एक प्रस्तुत विशेषता है। इस प्रणाली को क्या कहा जाता है? इस प्रणाली को फेडरल सिस्टम, ऑप्शन नंबर सी फेडरल सिस्टम इसका सही आंसर। इन द भारतीय न्याय संहिता BNS 2023 Which of the following provision has been introduced for the first time concerning crimes against women? इसके बारे में पढ़ा हुआ हूँ, इसके बारे में क्या पढ़ा हुआ हूँ। तो इंक्लूजन ऑफ कम्युनिटी सर्विस एज अ पनिशमेंट फॉर डोमेस्टिक गलत है। प्रोविजन फॉर कैपिटल पनिशमेंट इन केस ऑफ अ गैंग रेप ऑफ वुमेन अंडर 18 ईयर्स, हाँ ये सही, यही था, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर। हु वॉन द अवार्ड फॉर बेस्ट सिनेमाटोग्राफी एट 71st फिल्म नेशनल फिल्म अवार्ड्स 2025? 71st नेशनल फिल्म अवार्ड्स 2025 में बेस्ट सिनेमाटोग्राफी किस फिल्म में जीता था? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा दी केरला स्टोरी, प्रसन्न तनु मोहपात्र। इसका मैं याद देखा हूँ सीधा सीधे केरला स्टोरी के नाम से। ऑप्शन नंबर बी केरला स्टोरी इसका सही आंसर हो जाएगा। श्री राजकुमार अरोड़ा 1990 बैच IDAS ऑफिसर हैज़ रिसेंटली अज्यूम्ड चार्ज एज द फाइनेंशियल एडवाइजर डिफेंस सर्विसेज इन नवंबर 2025। तो एक 1990 बैच IDAS ऑफिसर अभी क्या चार्ज ली है? फाइनेंशियल एडवाइज़र डिफेंस सर्विसेज में नवंबर 2025 में भी चार्ज ली है। प्रायर टू दिस विच की पोजीशन डिड ही होल्ड? मतलब श्री राजकुमार अरोड़ा इससे पहले कौन से पोस्ट पे थे? कंट्रोलर जनरल ऑफ डिफेंस अकाउंट्स, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाए। तो चलिए आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया तो लाइक करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। और अगर आपके मन में कोई भी अगर डाउट है तो आप लोग हमें कमेंट कर सकते हैं, हम उसका रिप्लाई करने का प्रयास करेंगे। तो चलिए मिलते हैं हम लोग अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।